नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। मार्च में हाइब्रिड फंड का बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिला। सुरक्षित रिटर्न और स्मार्ट निवेश ऑप्शन के तौर पर हाइब्रिड फंड में निवेश का जो ट्रेंड है वो काफी बड़ा है, लेकिन इस बार आउटफ्लो भी काफी ज्यादा देखने को मिला। वॉलेटिलिटी के दौर में इनका जो प्रदर्शन है वो भी ठीक ठाक इस बार रहा, लेकिन सवाल ये है कि अनिश्चित बाजार में सही हाइब्रिड फंड चुनना क्या आसान है और हाइब्रिड फंड में निवेश में रिस्क और रिटर्न क्या क्या होता है। इन सारे ही सवालों का जानेंगे आज हम जवाब। हमारे साथ इस शो में है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी, साथ ही हमारे साथ कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। विकास, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, मुझे एक बात बताइए, मार्च में जिस तरीके के आंकड़े हाइब्रिड फंड के रहे हैं, हालांकि वो हमें पता है कि जिस फंड से पैसा बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है वहाँ पर लोग अक्सर पैसा अपना पार्क ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे फूफा जी की तरह नाराज़ हो गया ये फंड क्या आखिरकार वजह रही इसके अलावा, इस पार्किंग के तौर पर पैसे रखने के अलावा और कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं मार्च के इस आउटफ्लो में? धन्यवाद स्मिता जी अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो क्षितिज भाई। स्मिता, देखिए, आपने क्योंकि शुरुआती यही बोली कि हाइब्रिड फंड में जो एक बड़ा आउटफ्लो हुआ वो हुआ आर्बिट्राज कैटेगरी का। और आर्बिट्राज कैटेगरी जनरली हम देखते हैं जब रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट होती है, जब बहुत सारी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, बहुत ज्यादा डर का माहौल था, तो ऐसे निवेशक जो ये सोचते हैं कि हम एक लमसम एक मुश्त पैसा ना डालें, तो आर्बिट्राज कैटेगरी में वो पैसे की पार्किंग होती है, बिकॉज थोड़ा टैक्स एफिशिएंट वो ऑप्शन भी होता है ये। तो उससे क्या हुआ है कि जो क्राउडिंग हो गई एक तरह से, निवेशकों ने जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए रखा था आर्बिट्राज में, उसमें एक 21,113 करोड़ के आसपास का जो है आप देखेंगे आउटफ्लो हुआ है। और ये आउटफ्लो होने का रीजन ये है कि जब थोड़ा ये लगने लगा कि हाँ, मार्केट अब कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन पे आ गई है। बॉटम कहना बहुत मुश्किल है, क्या आगे होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना जरूर आसान है कि जो डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं कि प्रीवियसली मार्केट जितनी गिरी है, जिस लेवल पे आई है, और कहाँ कंफर्ट लेवल होता है जहां पे फंड मैनेजर्स जो है थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आते हैं कि हाँ, अब वहां बाइंग शुरू करनी चाहिए। और ऐसे केस में जब आपने देखा कि मिड कैप हो जाए या स्मॉल कैप फंड्स हो जाए या इवन लार्ज कैप फंड्स हो जाए, जहां पे काफी डीप करेक्शन, और इसमें क्या हो गया, टाइम करेक्शन एज वेल एज प्राइस करेक्शन दोनों हो गई। जब ऐसी हुई तो एक रिस्क ऑन एनवायरमेंट शुरू हो जाता है, जहां पे निवेशकों को लगता है कि हाँ, अब ये समय आ गया जहां पे हमें थोड़ा पार्किंग शुरू कर देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे मुझे लगता है कि आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स में या दूसरे इक्विटी फंड्स में, मिड और स्मॉल में भी आपके इन्फ्लोज बढ़े हैं। तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स अब जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और डर के माहौल में थे, अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन की तरफ आना शुरू कर दिए हैं। क्षितिज, आपको याद होगा हमने एक शो किया था, आपके साथ ही वो शो किया था, जिसमें हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को तब धुरंधर फंड बताया था। हमने इस बार भी देखा मार्च में कि धुरंधर पार्ट 2 के बाद भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर लोगों का भरोसा जो है वो बिल्कुल पार्ट 2 रिवेंज की तरह बरकरार है, लेकिन बाकी को हो क्या गया इस बार? इस तरीके का प्रदर्शन आपके हिसाब से क्यों रहा हाइब्रिड फंड में? हेलो स्मिता, हेलो विकास। तो आई थिंक विकास ने कंटेक्स्ट बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा इसमें कि जब भी क्वार्टर एंड होता है, देखिए, जो भी लिक्विड फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं या आपके आर्बिट्राज कैटेगरी फंड्स हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट ट्रेजरीज भी उसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो क्वार्टर एंड में, ईयर एंड में काफ़ी पैसा वो अपनी बुक्स में शो करती है। तो एक उसके कारण भी बुकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रिडम्पशंस आते हैं। तो देयर इज नथिंग अगेंस्ट हाइब्रिड एज ए कैटेगरी, इट इज जस्ट दैट कि आप काफ़ी पैसा उस कारण से भी निकला है। एंड ऑब्वियसली बात है कि ये जो करेक्शन है, ये कोविड के बाद सबसे बड़ी करेक्शन है। 9.7% निफ्टी की करेक्शन है फ्रॉम 28 फेब टू 31 मार्च। सो 6 साल के बाद इतनी बड़ी करेक्शन आई है, जहाँ पे रिटेल भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा पॉजिटिव होकर उन्होंने स्टैंड लिया है। आपने देखा इक्विटी में भी फ्लोज बढ़े हैं, ओवरऑल आपके इक्विटी सिप्स में भी फ्लो बढ़े हैं। सो आई थिंक इसको बहुत पॉजिटिव लिया गया है पूरे इस एक्शन को। और वो नंबर को आप एक्सक्लूसिव वे में मत पढ़ें। अगर आप उसमें से ओवरऑल निकाल देते हैं 10% जो मैं बोल रहा हूँ करेक्शन हुई है, तो जो आपका जो हाइब्रिड इक्विटी कैटेगरी का फंड है उसका मार्क टू मार्केट भी करेक्शन हुआ है। सो जब आप देखते हैं नेट फ्लोज में, एक तो नेट फ्लोज कम हुए हैं, आपका आर्बिट्राज फंड निकला है, साथ में मार्क टू मार्केट एलिमेंट भी बहुत रोल प्ले करता है जब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आप देखते हैं दोनों के। क्योंकि 28 फेब को कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी और यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर इक्विटी हाइब्रिड फंड में 60-65% इक्विटी है या 55% भी है, वो 10% करेक्टेड है, तो 56% तो स्टेट में वैसे भी करेक्शन होता है आपका इक्विटी पोर्टफोलियो का।
सो सारी चीजें मिलाकर ही हुआ है, बट माई सेंसेस बहुत बहुत अच्छी कैटेगरी है ओवरऑल। जो लोग एसेट एलोकेशन अपने एंड पे करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं फंड मैनेजर उनके बिहाफ पे इस चीज को करे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन। मैं चाहूंगी ना कि एक बार विकास आप ये जो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है वो भी जरा दर्शकों को समझाइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर में। देखिए ब्रॉडली क्या है स्मिता, इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में जो फंड्स की ऑफरिंग आती है वो हाइब्रिड कैटेगरी में आती है, क्योंकि अब न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ जो फंड्स हो गया तो फंड मैनेजर्स को अब ये भी अलाउ कर दिया गया है कि अदर एसेट्स भी उसमें इन्विट्स हो गए या गोल्ड का जहां पे वैल्यू एसेट्स है, अगर आप कैश होल्डिंग रखना चाहते हो उसके सामने में अगर आपको लगता है कि वैल्यू एसेट्स ऐड किए जा सकते हैं वो भी किया जा सकते हैं। बट ब्रॉडली अगर ये है डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, अब उसमें अगर हम कैटेगरीज देखें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी एक होती है। एग्रेसिव नाम ही यही बताता है कि है तो वो हाइब्रिड फंड बट उसमें इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है और अगेन उसकी जो टैक्सेशन उसी हिसाब से होती है। तो रफली 65 to 80% जो है इसमें इक्विटी कंपोनेंट रहता है एंड रिमेनिंग इज द डेट कंपोनेंट। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है स्मिता, वो है बैलेंस एडवांटेज फंड या उसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं। अब न्यू कैटेगराइजेशन के हिसाब से वो 0 to 100% इक्विटी या 0 to 100% डेट भी जा सकता है, बट ऑब्वियसली इक्विटी टैक्सेशन के लिए वहां पे आर्बिट्राज का होना बहुत जरूरी है टू क्वालिफाई फॉर इक्विटी टैक्सेशन। तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी काफी समय से प्रेवलेंट है और इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है और ये जो है इन्वेस्टर्स में बहुत एक फेवरेट चॉइस है जब हाइब्रिड फंड्स की बात आती है। फिर इसमें एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो गया। बहुत पहले इसको हम मंथली इनकम प्लान्स की कैटेगरी में बोलते थे, बट अब वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है वो ज्यादातर उनका जो ओरिएंटेशन है वो डेट फंड की तरफ होता है। लाइक 75 to 90% वो डेट रहेगा, रिमेनिंग पार्ट जो है इक्विटीज का रहेगा। इसी में एक कैटेगरी होगी जो आपने क्षितिज जी से भी बात की कि मल्टी एसेट फंड के ऊपर, और ये फेवरेट रहे पिछले 1 साल 1.5 साल से बिकॉज ऑफ देयर गोल्ड एंड सिल्वर जो एलोकेशन रही स्पेशली द कॉमोडिटी साइड। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है इक्विटी डेट और कॉमोडिटीज प्लस कुछ मल्टी एसेट फंड्स में ओवरसीज एलोकेशन भी होती है। तो ये आपके अलग अलग एसेट क्लास को जब कंबाइन करके ऑफरिंग आती है दैट इज मल्टी एसेट फंड। एक इसमें कैटेगरी और होती है इक्विटी सेविंग्स फंड। सो इक्विटी सेविंग्स फंड हम ये बोलेंगे कि जब आपके डेट फंड्स को हल्का सा इक्विटी का जब तड़का दिया जाता है तो वो थोड़ा सा इक्विटी सेविंग्स फंड में आ जाते हैं। बहुत हाई रिटर्न की इसमें उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है वो मुझे लगता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से थोड़ी बेहतर है बिकॉज यहां टैक्सेशन इक्विटी का हो जाता है बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्बिट्राज फंड्स। एंड आर्बिट्राज फंड्स क्योंकि हमने शुरुआती उससे की वो भी उसकी कैटेगरी के हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्मिता सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो है वो भी हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, बट क्योंकि उनको कैटेगराइज सोल्यूशन ओरिएंटेड में किया है तो वो इसलिए यहां पे हम प्योर हाइब्रिड में उसको गिनते नहीं है। बट ये 5-6 कैटेगरीज है हाइब्रिड फंड की जो इसमें क्वालिफाई करती हैं। बिल्कुल, और ये हमने इसलिए जाना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके निवेश करने से पहले आप इसको जाने समझें और फिर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन कैटेगरीज को चुनें कि आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कम जोखिम के साथ आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, वहाँ आप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। अब क्षितिज मुझे एक बात बताइए, जितना वॉलेटाइल मार्केट है इस वक्त, मैं मान लीजिए एक बहुत नई निवेशक हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस पूरे के पूरे सिस्टम का, पूरे म्यूचुअल फंड का, क्या आप मुझे इस वॉलेटाइल मार्केट में ये सजेस्ट करेंगे कि मैं हाइब्रिड फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूं, और अगर करेंगे तो फिर कौन सा? एट योर एज आई थिंक और लुकिंग एट द डिस्काउंट इन द मार्केट, मैं आपको हाइब्रिड फंड फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी आ रही हैं तो जिस तरह का आपका टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन इक्विटी मार्केट्स में है, आपके लिए एक अच्छा चार्टन फंड्स का पोर्टफोलियो आउट किया जाए। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है एंड आप एफडी से सीधा ग्रेजुएट करके आ रही हैं तो उस सिचुएशन में आपको मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, 2 कैटेगरी ऑफ फंड्स मैं सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मल्टी एसेट फंड, ये 2 तरह की कैटेगरी सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मल्टी एसेट में आप सीधा गोल्ड लें, इक्विटी लें, नेट लें, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। और बैलेंस एडवांटेज में अगर मार्केट किसी कारणवश इस युद्ध के कारण फर्दर कुछ करेक्शन पे जोन पे जाती है तो फर्दर इक्विटी में एलोकेशन इंक्रीज करने के लिए वो फंड मैनेजर अपने एंड पे कॉल लेगा। सो इससे एज के साथ साथ रिस्क एपेटाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रिटर्न आप इस जो कैटेगरी से समझ सकते हैं। जो एफडी में है वहाँ ऑलरेडी आप 6-6.25% ले रहे हैं जिसका टैक्सेशन भी फ्रेंडली नहीं है, पर अगर आप वहां से शिफ्ट होकर आ रहे हैं और रिस्क एपेटाइट बहुत मिनिमलिस्टिक रख रहे हैं तो आई थिंक मल्टी एसेट एंड बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करें,
जहाँ पे आपको गोल्ड का एक्सपोजर भी मिलेगा, एट द सेम टाइम वो जो पूरा रीएलोकेशन और रीबैलेंसिंग करना है वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि हाउ मच इक्विटी और फिक्स इनकम या फिर गोल्ड या फिर कितना इक्वेशन इक्विटी का स्टेप अप करना है वो लेके कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मल्टी एसेट फंड डिपेंड करता है, वो कुछ प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे करते हैं, कुछ प्राइस टू बुक वैल्यू पे करते हैं, कुछ डिविडेंड डील पे करते हैं, कुछ आपका ट्रेंड रेशियो के हिसाब से करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन में करते हैं। बट आई थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच टूवर्ड्स if somebody has low risk appetite and coming in these markets. ओके और विकास, इसका थोड़ा अलग सवाल आपसे मैं ये पूछूं कि अगर मुझे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें एक हाइब्रिड फंड का क्या रोल होता है? देखिए, जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है और आपके गोल्स क्या है। जब हमारा गोल एक बहुत लंबा होता है तो हम उसमें एक एग्रेसिव फंड की बात करते हैं कि एग्रेसिव कैटेगरी मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या कोई सा भी आप एग्रेसिव कैटेगरी आप लिंक कर देते हैं उस गोल के साथ। जब हम मीडियम टर्म गोल की बात करते हैं तो हम वहां पे थोड़ा सा जो है आप ये कह सकते हैं मोर स्टेबल इक्विटी फंड जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब आप बैलेंस पोर्टफोलियो की बात करती हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके गोल्स जो शॉर्ट टर्म के हैं या आपको पता है कि नियर फ्यूचर में आने वाले हैं और वहां आप बहुत हाई रिस्की एसेट्स में नहीं डालना चाहते, ऐसे फंड्स को जो है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करने के लिए बैलेंस्ड जो या हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्योंकि जैसा क्षिति जी ने बोला कि अगर आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो कम है और आप चाहती नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेना है, और कई बार कैसा होता है कि रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है लेकिन आपके कुछ गोल्स हैं जो नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, अब ऐसे फंड्स को तो आप हाई रिस्क फंड्स में नहीं डाल सकती हैं। तो वहां पे मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस फंड्स या हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स की हो सकती है, क्योंकि जहां आपको पता है कि हाँ मुझे 3 साल का, 3.5 साल का या 2.5 साल का टाइम होराइजन है, उस टाइम होराइजन को देखते हुए आप वो चूज कर सकती है कि अब जहां पे रिस्क होगा ही नहीं वहां पे फिर डेफिनेटली आपको आर्बिट्राज या इनकम आर्बिट्राज फंड कैटेगरीज जो होती हैं वो आपको वहां पे लेना, क्योंकि आप रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर आपको आपके पैसे की जो जरूरत है वो आपको कभी भी पड़ सकती है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड अप्रोच देने के लिए हाइब्रिड फंड जो ले रहे हैं वो कहीं हमारे पर्पस को भी डिफीट ना करे, तो वो जानना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ इसलिए कि एक हाइब्रिड फंड है, थोड़ा लो वॉलेटिलिटी होगी एज कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, और इसके लिए मैं वो जो है पोर्टफोलियो में शामिल कर देती हूँ। तो आपके गोल्स के साथ उसको लिंक करना और आपके रिस्क को भी मेजर करके फिर आपको उसके लिए उस पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत जरूरी है। बट ये जरूर है कि जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता जाएगा, हाइब्रिड फंड में भी जो आपकी अगर रिस्क कैटेगराइजेशन देखें कि इक्विटी सेविंग्स फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड, फिर इक्विटी सेविंग्स फंड, फिर उसके बाद में आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, उसके बियॉन्ड आपका बैलेंस एडवांटेज एंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स। तो आप देखिए हाइब्रिड के अंदर में भी एक हायरार्की है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। तो अपने रिस्क को आप कहां प्लेस करते हैं वहां पे आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना जरूरी है। अब बिल्कुल, और ये तो बात आपने सही कही कि गोल से अलाइन होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपके पास डेट तो है ही आपके पोर्टफोलियो को हेज देने के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि स्टेबल रिटर्न मिलता रहे, ज़्यादा जोखिम भी ना उठाएं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है 2025 से लेकर अभी तक, स्पेशली जब गोल्ड बहुत ऊपर गया तो लोगों को तब पता चला कि हाइब्रिड में जो एक कैटेगरी होती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये बड़ी अच्छी है, ये तो हमको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, और इसीलिए हमने उसमें धड़ाधड़ निवेश होता हुआ देखा भी, और अभी भी उसका ट्रेंड बना हुआ है। तो किन निवेशकों के लिए ये हाइब्रिड फंड है ये भी आप दोनों से समझेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे कौन से हैं वो निवेशक जो कर सकते हैं इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाइब्रिड फंड का फंडा यही जान रहे हैं आज हम, और इसको जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान विकास पुरी और क्षितिज महाजन लगातार बने हुए हैं। क्षितिज, अब मैं आपके पास आती हूँ, कौन से हैं वो निवेशक जिनको हाइब्रिड फंड को अपने पोर्टफोलियो में तो जरूर शामिल करना चाहिए? इफ यू आस्क मी स्मिता, सारे इन्वेस्टर्स जहाँ पे वो रिबैलेंसिंग नहीं कर सकते हैं अपने एंड पे, वहाँ पे हाइब्रिड फंड 15-20% होना ही चाहिए, और उसमें से एक मल्टी एसेट एंड एक आपका इक्विटी एंड डेट, दैट मीन्स बैलेंस फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में से एक फंड आप ले सकते हैं। एक तो आपको ये गोल्ड का जो आप एक हम 5-7% हमेशा एलोकेशन की बात करते हैं, गोल्ड में होनी चाहिए, वो थोड़ा एक्सपोजर आपको देता है। साथ में आपको वो अपने एंड पे रिबैलेंसिंग जो आप सोचते हैं कि मैं इक्विटी में कितना पैसा डालूं, उसमें वो हेल्प करता है। तीसरा, ये आपके ड्रॉडाउन्स जो हैं, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में जब मार्केट गिरती है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं। सेकेंड थिंग, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में जब आपने पूछा
एंड विकास ने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी गोल के हिसाब से भी हाइब्रिड फंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप 5 साल से नीचे का कोई गोल लेकर चल रहे हैं तो इक्विटी, प्योर इक्विटी बिल्कुल उसके लिए नहीं है। चाहे आप लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड ही क्यों नहीं कर रहे हो, आपके पास कम से कम 5 साल का होराइजन होना चाहिए। हमने देख भी लिया पिछले 19 मंथ्स में कैपिटल मार्केट्स में रिटर्न नेगेटिव हैं, सिर्फ कर रहे हैं तो शायद इक्वल है, आपका आपका प्रिंसिपल एरोड नहीं हुआ है। बट मार्केट्स में रिटर्न कभी कभी भी आपके फिक्स नहीं होते हैं। अगर सारा हर साल 15% आने लग जाए तो हर बंदा एफडी से पैसे निकाल के इक्विटी में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। लंपी रिटर्न्स आते हैं, कई बार हेडविंड्स होती हैं तो आपकी आपकी अर्निंग्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है, कई बार अर्निंग्स नहीं होती पर टेलविंड होती है, जैसे 21-22 में हुआ तो आपको कैपिटल मार्केट में रिटर्न आ रहा होता है। तो आई थिंक इस सब सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से आपके पास 15-20% का एलोकेशन एक हाइब्रिड फंड में होना ही चाहिए, विच ड्यूरिंग द ड्रॉ डाउन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर मार्केट का वैल्यूएशन हाई है तो ऑब्वियसली बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में इक्विटी में एलोकेशन कम होगा, तो जब मार्केट करेक्ट हो रही होगी तो इक्विटी स्टेप अप करता जाएगा। तो आपके पास ये 2 कैटेगरी ऑफ फंड्स होने चाहिए। एंड जो लोग 5 साल से कम का इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, उसके लिए प्योर इक्विटी ना करके वो इक्विटी एक्सपोजर ओरिएंटेड फंड चाहते हैं, उसमें भी ये दोनों कैटेगरी ऑफ फंड्स प्रॉपर्टी फिट बैठते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना, अगर मार्केट में आप इन्वेस्टेड हैं तो फिर वॉलेटिलिटी नहीं झेली तो क्या झेला, क्योंकि ये भी तो उसी का एक पार्ट है। लेकिन लोग सोचते हैं हमेशा अच्छे दिन ही रहेंगे, ख़राब दिन हमारे साथ ही क्यों आ जाते हैं। अगर आपको पेड़ा खाना है तो कुछ दिनों तक तीखा खाना खा के भी काम चलाना पड़ेगा, तो और स्वाद बढ़ जाएगा मीठे का। आप विकास मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसी सिचुएशन में जो इस तरीके का मार्केट अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में एक हाइब्रिड फंड बड़ा अच्छा सॉल्यूशन होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कि वो उसने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो अपने ज़्यादा दिमाग लगाने की अब उसे ज़रूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, देखिए, अगर रिस्क एपिटाइट नहीं है और वॉलेटिलिटी इतनी झेलने की ताकत नहीं होती है, बट आप ये भी सोचते हैं कि अगर मैं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अगर मार्केट एकदम से जो है साइकिल टर्न हो गया तो मेरे से रिटर्न छूट जाएगी। अब जब इतनी सारी कंफ्यूजन हो जाए तो बेटर यही होता है कि जैसे क्षितिज ने बोला कि मल्टी एसेट कैटेगरी हो गई या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हो गई, आप इसमें डाल दीजिए। क्योंकि देखिए स्मिता, क्या होता है, 2 तरह के गिल्ट होते हैं। एक गिल्ट हो गया कि हमने मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपकी रिटर्न बनेगी ही नहीं। एक गिल्ट होता है कि चलो मैंने थोड़ा देर से डालता तो मेरा कम गिरता, या थोड़ा जल्दी डाल देता, तो ये पश्चाताप मार्केट का जो है हिस्सा है। अब ऐसे केस में अगर आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ मार्केट, जैसे आपने बताया कि जो मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक पश्चाताप होता है, अब ऐसे केस में वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर तो आप रिटर्न की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जहां आपको लगता है कि मैं मार्केट से बाहर नहीं रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे मार्केट का फ्लेवर भी चाहिए, और लेकिन मेरी रिस्क एपेटाइट भी बहुत कम है, जब इतने सारे जब कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं और इतनी सारी कंफ्यूजन हो जाती है, वहां पे फिर आपके लिए ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हो गए या आपके मल्टी एसेट फंड हो गए, ये बहुत सही कारगर साबित होते हैं। बिकॉज वहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डायनेमिकली मैनेज करते रहेंगे, कितना डेट करना है, कितना इक्विटी करना है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना है। तो जब सब चीजें फंड मैनेजर आपके लिए कर रहा है, तो ऐसे केस में मुझे लगता है फिर आपके ये पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने इसके बारे में जान ही लिया हाइब्रिड फंड के बारे में, तो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि फंड भी बता दो। तो इसलिए क्षितिज, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके पसंदीदा हाइब्रिड फंड्स कौन कौन से हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स, बिकॉज क्वेश्चन देता है आपको टैक्सेशन का भी, और साथ में हाइब्रिड फंड में जितना बड़ा साइज रहता है आपको ओवरऑल उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि फिक्स इनकम भी अच्छा खासा एलोकेशन होता है, गोल्ड का होता है। तो आईसीआईसी की अच्छी ऑफरिंग है, डीएसपी की है, एचडीएफसी की है, मिरे की है, और भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई लाइक दीज फंड, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, बट यस, ये 4 फंड्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि एलोकेशन अगर करें तो आप अच्छा एक रिटर्न टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं क्षितिज, आपने ये 4 फंड बताए, इन 4 के 4 अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। इसलिए इसमें से कोई 2 जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि आप किसी को भी सजेस्ट करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए। आप एक ही लें, मेरी बात मानिए, बिकॉज अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आईसीआईसी एचडीएफसी में से आप एक ले सकते हैं, और साथ में एक मल्टी एसेट ले लें आप। मल्टी एसेट में ऑप्शंस हैं, कोटक की बहुत अच्छी है, वाइटो की है, तो उसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज
आपके पास अगर आप सारा ही देखिए, पर्पस हाइब्रिड फंड का रीबैलेंसिंग है, दूसरा पर्पस आपका टैक्सेशन का बेनिफिट है, क्योंकि फिक्स इनकम वाले पार्ट में भी इक्विटी का टैक्सेशन आपको मिल जाता है। तीसरा बिहेवियर को डिफाइन करना कि आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, फंड मैनेजर एक्ट कर रहा है आपके बयान पे। तो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, दिस शुड बी 15-20% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो एक आप मल्टी एसेट लें, और एक जैसे मैंने बताया इन दोनों में से एक ICICI HDFC में कोई भी आप फंड ले सकते हैं। और विकास, सिमिलरली आपके पसंदीदा हाइब्रिड फंड्स कौन कौन से हैं? देखिए स्मिता, ऑन अ लाइटर नोट, वो लोग बोलते हैं वाइज मैन थिंक अलाइक, तो जो क्षितिज ने हाईलाइट करवाया है लगभग वही है। बट हाँ, जो कुछ फंड्स शेयर किए हमने, सो आइडिया ये होता है, ये रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कि किस तरीके से जो एक कंसिस्टेंटली एक लंबे समय के लिए जो फंड्स मार्केट में अवेलेबल है, और इन्वेस्टर्स ने उसमें अपना एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है। ऐसे देखते हुए कुछ जो फंड हाउसेस के हर एक कैटेगरी में जो हमने लिस्ट करके दिए थे, चाहे वो ICICI के हो, कोटक के हो, HDFC हो या SBI हो, सो इन्वेस्को हो, ये इन सब जो सारे फंड हाउस है। और होता क्या है कि हर एक फंड हाउस की अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसके बेसिस पे वो एक फंड का कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। तो इनमें से कोई भी अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से कर ले। बट एक बात मैं जो क्षितिज की ये यहाँ पे भी रिट्रेट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि आपके पास सामने हमने एक 5 या 6 फंड की एक वो बता दिया कि किस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो वो सारे ही फंड शामिल करने हैं। एंड ऑफ द डे जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, 5, 6 या 7 फंड से ज्यादा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। उसमें आपको कोर भी बनाना है, उसमें आपको सैटेलाइट भी बनाना है, उसमें आपको थीमेटिक भी लेना है। तो ये सब चीजें देखते हुए एक मल्टी एसेट और एक जो है बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो यही जो क्षितिज ने बोला, वही सेम सलाह मेरी भी रहेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप फंड मैनेजर की मेंटालिटी को, उसको हर चीज़ को ट्रैक करते हैं और पहचानते हैं। मैं एज एन मनी गुरु शो करते हुए जो हमारे पास मेल के ज़रिए सवाल आते हैं ना इन्वेस्टर्स के, उससे उनको पहचानती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम कॉलर शो के रिव्यू भी करते हैं क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो हमें भेजते हैं मेल के ज़रिए। एक कॉलर जिन्होंने अपना मेल के जरिए पोर्टफोलियो भेजा था, 35,000 का इन्वेस्टमेंट करते थे और 30 फंड्स थे। उस 30 फंड्स को लगातार स्क्रीन पे भी दिखाना मेरे लिए मुश्किल था। और ये तो बस एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। किसी के पास 25 फंड होता है, किसी के पास 20 फंड होता है, क्योंकि जब उन्हें लगता है ना कि यहाँ से भी ये फंड देख लिया, किसी ने मुझे बता दिया कि ये ले लो, तो वो सारे के सारे पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि निपॉन का अगर एक फंड है तो 5 उनके पास निपॉन होगा, SBI है तो 5 उनके पास, उनको लगेगा कुछ नहीं छोड़ना है, जो है सब बटोर लो, सबका फायदा मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मतलब आपने अगर 4 फंड बताया तो थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करके उसमें से ये बता दीजिए कि भैया देखो ये वाला ले लो, ये ज़्यादा बेटर है, सारे के सारे शामिल मत करो। खैर, बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन यहाँ पर। जी विकास, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोला कि अपनी स्टडी करना भी जरूरी है, और आपके जो एडवाइजर हैं उनसे भी ये थोड़ा सलाह मशवरा लेना जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने में क्या करना वो तो इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। क्षितिज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल कुछ नहीं, आपने बहुत एड्रेस अच्छे से किया है सारी चीज। स्मिता, आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स का हो, बॉन्ड्स का हो, FD का हो, म्यूचुअल फंड का हो, वो पूरे एक पेज पे आना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो एक पेज पे आ रहा है तो आप सॉर्टेड है। लाइफ वैसी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो इन्वेस्टमेंट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कीप इट 6-7 फंड, जैसे विकास ने बोला, आपके डिपॉजिट्स आ गए, स्टॉक्स आ गए, वो एक पेज में अगर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू मैनेज। ओके, चलिए, तो ये बात मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को याद रखनी चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच विकास हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। क्षितिज, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो हाइब्रिड फंड का फंडा जो आज हमने यहाँ पर समझा, और ये भी कि कौन कौन से वो फंड्स हैं जिसमें करना है आपको निवेश। इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।